भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में 3 कृषि कानूनों पर एक टिप्पणी की, जिसका विपक्षी पार्टियों ने पुरजोर विरोध किया और उनमें प्रतिक्रिया देने की होड़ शुरू हो गई। महत्वपूर्ण हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का बेकार के विवाद में फंसा देख भाजपा ने भी कंगना के उस टिप्पणी की निंदा कर दी, जिसके कारण बाद में कंगना ने कृषि कानूनों पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगी। कंगना ने ऐसा क्या गलत कहा था कि विवाद शुरू हो गया? लगता है असल वाद विवाद कंगना के 3 कृषि कानूनों पर टिप्पणी करने से नहीं, बल्कि उनके माफी मांगने पर हुआ, क्योंकि कंगना के माफी मांगने के बाद किसी ने कहा कंगना ने पलटी मार ली, यू टर्न ले लिया, किसी ने कहा कंगना पर किसी का कंट्रोल नहीं, किसी ने तो यहाँ तक कहा कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है, कंगना तो बस एक मोहरा है। असल में भाजपा इन मुद्दों पर जनता की भावना को देखना चाहती थी या राष्ट्रवादी विषयों से जुड़े मुद्दों पर समर्थन जुटाना चाहती थी। कंगना ने कहा था कि किसानों के हित में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। यह बात तब सामने आई जब कांग्रेस द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कंगना को यह कहते हुए सुना गया, कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह विवादास्पद हो सकता है, वे किसानों के हित में हैं। किसानों को कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए ताकि वे समृद्ध हो सकें। किसान भारत की प्रगति में ताकत के स्तंभ हैं। केवल कुछ राज्यों ने कृषि कानूनों पर आपत्ति जताई। मेरा आग्रह है कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। मंडी के भाजपा सांसद कंगना रनौत की यह टिप्पणी भाजपा द्वारा उनको पिछले बार फटकार लगाए जाने के लगभग 1 महीने बाद आई, जब उन्होंने किसानों के विरोध पर एक और टिप्पणी की थी जिस पर तब भी विवाद खड़ा हुआ था। उन्होंने तब कहा था कि अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। उन्होंने कहा था, बाहरी ताकतें अंदरूनी लोगों की मदद से हमें बर्बाद करने की योजना बना रही हैं। यदि यह हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं होती तो वे सफल होते। पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्षी दलों ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के एक नेता ने कहा, अगर बीजेपी उनकी टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है तो पार्टी को अभिनेत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के एक जाने माने प्रवक्ता ने कहा, सरकार को कंगना के इस दावे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कंगना रनौत से किसानों से माफी मांगने को कहा। पंजाब से आप पार्टी के एक सांसद ने कहा, पीएम मोदी किसानों की चिंताओं को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि या तो कंगना पीएम मोदी को चुनौती दे रही हैं या पीएम मोदी असहाय हो गए हैं। यह केवल बीजेपी ही बता सकती है। विवाद बढ़ता देख पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कंगना द्वारा की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताया और कहा कि कंगना को निर्देशित किया गया है वे इस प्रकार के कोई भी बयान भविष्य में ना दें। परंतु इस विवाद के परे क्या वो 3 कृषि कानून सच में किसानों के लिए इतने खराब थे, या विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एजेंडा चलाकर इन अच्छे कृषि कानूनों को देश विरोधी ताकतों की मदद से हाईजैक करवा लिया? क्या कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए? इन बातों को गहराई से समझने के लिए पहले इन कानूनों को समझना जरूरी है। संक्षिप्त में समझें तो ये 3 कृषि कानून हैं। पहला, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। दूसरा, किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम। और तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रावधान करता है जो किसानों को कृषि उपज बाजार समितियों यानी एपीएमसी के बाहर अपनी कृषि उपज बेचने की अनुमति देता है। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी आपसी सहमति से तय कीमत पर किसानों से उनकी उपज खरीद सकता है। कृषि उपज का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले मंडी कर से मुक्त होगा। किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देता है, जो किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण सुनिश्चित करता है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम मौजूदा आवश्यक वस्तु अधिनियम में एक संशोधन है जो अब असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं पर स्टॉक होल्डिंग सीमा लगाने की केंद्र की शक्तियों से मुक्त करता है। सरकार ने इन कानूनों को 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों से जोड़ने जैसे सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया था। इसने तर्क दिया था कि 3 कानून किसानों के लिए नए अवसर खोलते हैं ताकि वे अपनी कृषि उपज से अधिक कमाई कर सकें। सरकार ने कहा था कि नए कानून अधिक निजी निवेश के माध्यम से बुनियादी कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेंगे। एक के बाद एक आने वाली सरकारों को
कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश करने में वित्तीय बाधाएं मिली हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भारत में खाद्य बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं, निजी खिलाड़ी किसानों के लिए कृषि को लाभदायक बना देंगे। लेकिन कुछ किसान एमएसपी के आश्वासन को लेकर चिंतित थे और अब भी हैं। एमएसपी आश्वासन किसानों के विरोध में मुख्य मुद्दा बनकर उभरा। इन कुछ किसानों के बीच यह आशंका बनी हुई है कि कृषि उपज के एपीएमसी के बाहर व्यापार की अनुमति देने से अनुमोदित मंडियों में सरकारी एजेंसियों द्वारा कम खरीदारी होगी। इन किसानों ने कहा कि नए कानून इस प्रकार एमएसपी प्रणाली को अप्रासंगिक बना देंगे और उन्हें अपनी खेती से कोई सुनिश्चित आय नहीं मिलेगी। तभी सरकार करीब 2 दर्जन फसलों के लिए तय एमएसपी की घोषणा करती है। हालांकि धान, गेहूं और कुछ दालें ऐसी सीमित उपज हैं जिनकी खरीद ही सरकारी एजेंसियों द्वारा एपीएमसी मंडियों में की जाती है, जिन पर एमएसपी लगाना मुश्किल है। बस इसी एमएसपी प्रणाली पर पेंच फंसा और किसानों का प्रदर्शन उग्र हुआ। आंदोलन कंट्रोल से बाहर हुआ, जिसके प्रभाव में आकर बाकी अच्छे कानून भी अनदेखा रह गए और परिणाम स्वरूप तीनों ही कृषि कानून रद्द हो गए। यह सरकार की नाकामी तो थी ही, साथ ही किसानों के लिए सही मायने में एक क्षति है, क्योंकि वे बाकी अच्छे कानूनों से वंचित रह गए जो उनके सशक्तिकरण और संरक्षण सुनिश्चित करता। सरकार के अनेक दावे और समझाने के बावजूद कि ये कानून कृषि को आधुनिक बनाएंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे, कुछ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर डटे रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक संबोधन में अचानक इन तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जो 1 साल से अधिक समय से किसानों के बीच विरोध प्रदर्शन का कारण बना। इन कानूनों की वापसी का कृषक समुदाय ने स्वागत तो किया, पर प्रदर्शन में जुटे किसानों ने इसे लंबे समय तक विरोध के बाद अपना एक महत्वपूर्ण जीत माना। सरकार ने शुरू में तो इन कानूनों को भारतीय कृषि में सुधार और वैश्विक बाजार में एकीकृत करने के लिए आवश्यक बताया, लेकिन अपनी आजीविका के बारे में किसानों की आशंकाओं के कारण अंततः कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली एक विवादास्पद मुद्दा रही है, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों के लिए, जहां यह प्रभावी रही है, जहां धान और गेहूं की खरीद दरें 75 से 80% तक पहुंच गई हैं। इन 2 राज्यों के किसान अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले अपने विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से मुखर रहे। उनकी मांग है कि एमएसपी को कृषि उपज बाजार समितियों एपीएमसी और निजी बाजारों दोनों के लिए अनिवार्य बनाया जाए। हालांकि इससे देश भर में किसानों का केवल एक छोटा प्रतिशत ही लाभान्वित होता है, जिससे इस प्रणाली की स्थिरता के बारे में व्यापक चिंताएं पैदा होती हैं। एमएसपी प्रणाली को पूरी तरह से समर्थन देने में सरकार की अनिच्छा इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता और वित्तीय निहितार्थों के कारण है। अर्थशास्त्रियों ने एमएसपी की विश्व स्तर पर सबसे महंगे खाद्य खरीद कार्यक्रमों में से एक के रूप में आलोचना की है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई बजट की कमी के कारण मुख्य रूप से केवल धान और गेहूं की खरीद करता है। इन अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर बेचता है। इसलिए यह एमएसपी प्रणाली कल्याण उन्मुख होते हुए भी एफसीआई के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बनती है। जैसे जैसे एमएसपी में वृद्धि जारी है, एफसीआई को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भंडारण, वितरण और अतिरिक्त स्टॉक को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाभप्रद रूप से बेचने में चुनौतियां आ रही हैं। सरकार एफसीआई को उसके घाटे की भरपाई करती है, जिससे राष्ट्रीय बजट में राजकोषीय घाटे पर दबाव बढ़ता है। इस वित्तीय बोझ ने क्रमिक सरकारों को वर्तमान एमएसपी प्रणाली के विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है, जो आर्थिक व्यवहार्यता के साथ किसान कल्याण को संतुलित करने के लिए चल रहे सरकार के संघर्ष को दर्शाता है। इसके अलावा एमएसपी प्रणाली के चुनौतियों की जानकारी होते हुए भी कुछ राज्यों ने नए कृषि कानूनों पर असंतोष इसलिए व्यक्त किया क्योंकि ये कानून मंडियों के बाहर व्यापार से शुल्क एकत्र करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। ये शुल्क स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो राज्य के अनुसार अलग अलग होते हैं, विशेष रूप से विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकारों के लिए, जिसने नए कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को समर्थन दिया है। यह तथ्य भारत में कृषि नीति, राज्य राजस्व और किसान आजीविका के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करता है। तो इससे यह बात स्पष्ट होता है कि विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों का विरोध शायद मुख्य रूप से केवल भाजपा और मोदी के विरोध के लिए ही किया है, जिन्हें इसकी तकनीकी जानकारी शायद नहीं है। विपक्षी पार्टियों का यह रवैया देश के हित में नहीं है, जो उन्हें ध्यान से समझना चाहिए।
तो आप खुद ही तय करें कि निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए या नहीं। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।